भाई आईपीओ में लगाया, अलॉटमेंट आ गया, लिस्टिंग भी हो गई, लेकिन अब क्या करें क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतने रिटर्न तो हमें अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग से मिले नहीं। तो अब आगे क्या करें जितने भी शेयर्स जो अभी रिसेंट में लिस्ट हुए। तो दोस्तों लिस्ट क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसके कारण मैं आपको वन बाय वन जितने भी आईपीओ अब तक आए हैं सबके बारे में ये बताऊंगा कि आपको होल्ड करना है या फिर आपको फ्यूचर में रख सकते हो, या फिर आपको हैंड टू हैंड चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए। तो ये कॉल आपका रहेगा, लेकिन मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता दूंगा। प्लस इसके अंदर से 2-3 आईपीओ ऐसे हैं जो मेरे पास भी है, तो मैं उनको होल्ड कर रहा हूं, मैं उनके अंदर पोजीशन बढ़ा रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं वीडियो की स्टार्टिंग करूं उसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है उत्कर्ष जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉर्मल गाय पर। दोस्तों किसी भी आईपीओ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जो केवल आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन से मतलब रखता है, जिसका शेयर लिस्ट होते ही उसके पास फंड्स इतने नहीं होते कि वो दूसरा आईपीओ अप्लाई कर पाए, तो वो क्या करता है उसको बेचता है, अगले आईपीओ के लिए सोचता है और वो उसको निकाल लेता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं इस आईपीओ को रखूं या नहीं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जब ये सोचते हो ना तो आपका माइंडसेट जो आपका बना हुआ है कि भाई मेरे को आईपीओ से लिस्टिंग गेन लेता है, और सीधी सी बात है क्योंकि ये शेयर मार्केट है तो आपको कभी ना कभी थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस लेने को हम कभी रेडी नहीं होते। हमको लगता है कि चलो रख लेते हैं, फिर हो सकता है कहीं और दूसरा आईपीओ आपको अप्लाई करना हो और उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए। तो बजाय इसके आपको 2-5% से ज्यादा का लॉस हुआ भी नहीं है, चलो 10% मैक्सिमम मान लो, उतना लेके आप निकल जाओ और आप ये सोचो ही मत कि आपको बाद में क्या होगा इसको। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो आईपीओ में अप्लाई भी करते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी करते हैं। तो मैं उस कैटेगरी में फॉल करता हूं, तो इसलिए मैं जो है आईपीओ होल्ड करना भी अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यार मैंने इस आईपीओ को लगाने के पहले मेरा पर्सपेक्टिव केवल लिस्टिंग ये नहीं था या फिर कंपनी जेन्युइनली अच्छी थी, आगे जाके मेरे को रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों इस माइंडसेट के साथ अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो तो निकाल दो आईपीओ, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी आईपीओ हो। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको जितने भी आईपीओ आपके पास आए हैं प्लस जो आईपीओ के अंदर अभी हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है। इसके जो है छोटे छोटे फाइनेंस और ऐसे लोगों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर रिस्क जो है बहुत ही ज्यादा रहती है। क्यों रिस्क ज्यादा रहती है? क्योंकि इनके पास जो है प्रॉपर एक जो बिजनेस लोन जैसे रिलायंस ये सब लेते हैं ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वो सब नहीं होता। इनका जो है थोड़ा सा रिस्की मामला रहता है, जिसकी वजह से ये जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस और ऐसी जितनी भी माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर पाती हैं। तो इसलिए जो है इनका जो एनपीए रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहते हैं। तो क्या आप इसको होल्ड करना चाहिए? दोस्तों मुथूट माइक्रो फाइनेंस जो है वो नॉर्मली जो अपने पीयर्स थे उनसे थोड़ा सा प्रीमियम ही इसने डिमांड करी थी, क्योंकि आईपीओ अभी बहुत सारे आ रहे थे, तो इसने सोचा कि चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं, अब इनको तो पैसा मिल गया। तो अगर आपके लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फाइनेंस की कंपनी में इन्वेस्ट करना था जो कि माइक्रो फाइनेंस की कंपनी हो, और रिस्क ऑब्वियसली इसके अंदर कंपेयर टू नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं नॉर्मल उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप कर सकते हो। मैंने क्या किया, मेरे पास इसका अलॉटमेंट आया नहीं था, और अगर मेरे पास इसका अलॉटमेंट आता तो जो भी मेरे को लॉस होता मैं इसको निकाल देता, क्योंकि मेरे को उस कैटेगरी की कंपनी के अंदर मेरे पास ऑलरेडी ईएसएफ स्मॉल बैंक पड़ा हुआ है, तो फिर मेरे को और कोई रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाता है मोती सन्स ज्वेलर्स। मोती सन्स ज्वेलर्स ने ऑलरेडी 100% के लिस्टिंग गेन दिए हैं, ऑलमोस्ट मतलब 80-90% के अराउंड, और अब जो है शायद वो 78-80% के अराउंड रह गए होंगे। तो दोस्तों मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करें तो अपन ने जितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया था उतना अपन को मिला नहीं, लेकिन क्योंकि अपन शेयर मार्केट में लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में लगाते हैं मोस्टली, तो आपको इस कंपनी के अंदर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आगे आपको अगर लगता है कि भाई इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि भाई 80% पे लिस्ट होने के बावजूद भी इसको खरीदना जस्टिफाइड है, तो आप खरीद सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है सूरज एस्टेट। इसका आईपीओ का मेरे पास अलॉटमेंट आया भी था, मैं काफी खुश भी था क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही अच्छी है, प्लस रियल एस्टेट सेक्टर अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मुझे लगा था अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मुझे मिलेगा, बट नहीं मिला। लेकिन क्या मैं इस आईपीओ को बेच रहा हूं? नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट में कोई इतना आईपीओ नहीं आ रही कि मुझे फंड्स की जरूरत हो, और ये कंपनी जो है मुझे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी लगती है, फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे। रियल एस्टेट के अंदर मेरे पास कोई सा भी और शेयर नहीं है अभी करंट में, तो मुझे लगता है ये शेयर मेरे को होल्ड करने से मेरे को फायदा मिल सकता है। तो मैं अभी सूरज एस्टेट को होल्ड कर रहा हूं, और कब तक होल्ड करूंगा उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, तो जब मैं निकालूंगा तब एक बार अपडेट कर दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट आ जाता है हैप्पी फोर्जिंग। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, और सही बताऊं पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि डिफेंस की कंपनी है, अच्छे इसके जो है फंडामेंटल्स है, काफी अच्छे इसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, और मुझे कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आता जिसके कारण मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करूं। तो मैं आपको बता दूं, अभी जब लिस्टिंग हुई थी इसकी 17% के ऊपर, तो लोग मेरे पास अलॉटमेंट नहीं आया था, तो आई डोंट नो कि लोगों ने क्या किया, लेकिन मैंने जो है इसके अंदर भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई भी कंपनी नहीं थी और मुझे चाहिए थी कोई कंपनी, सिर्फ ये कारण है कि मैंने इसके अंदर जो है इन्वेस्ट किया है। तो आप अपना डिसीजन उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाकी जब इसका जीएमपी चल रहा था वो 40-50% के अराउंड था, तो अभी 20% पे ये केवल लिस्ट हुआ है, तो आपकी मर्जी है। अगर आप केवल लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करते हो तो आप जो है बेच के निकल सकते हो, क्योंकि कम ज्यादा लिस्टिंग इन इज लिस्टिंग इन, 20% इज डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन, तो आप जो है चाहो तो निकल सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है क्रीडो ब्रांड्स। ये तो यार मतलब इसका क्या बताऊं मैं आपको, इसकी 40% जीएमपी चल रही थी और काफी अच्छा था मतलब, और
लिस्ट होते, 0 पे लिस्ट हुआ। लेकिन दोस्तों क्योंकि अच्छी कंपनी थी तो ऑब्वियसली अभी तक 12-13% रिटर्न दे चुकी है। फ्रेश बाइंग करनी है आपके ऊपर है, मैं इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड हूं नहीं, तो मुझे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है नहीं। आईपीओ आता तो मैं इसको अभी नहीं बेचता, मैं इसको होल्ड करता। इसको होल्ड इसलिए करता क्योंकि 40% प्लस जीएमपी थी, प्लस सेक्टर वाइज इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, इंडस्ट्री से ज़्यादा इसकी ग्रोथ है, इंडस्ट्री से सही वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, क्योंकि मैं सेक्टर के अंदर अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैंने नहीं लिया, बाकी आपका कॉल है। नेक्स्ट आ जाता है आरबीजेड ज्वेलर्स। आरबीजेड ज्वेलर्स की 0% जीएमपी थी और इसने डिसअपॉइंट नहीं किया बिल्कुल भी, एकदम 0% पे लिस्ट हुआ है। लेकिन मेरे को एक चीज़ लग रही थी, पता है, जब ये 0% पे लिस्ट हुआ ना तो मेरे को एक चीज़ लगी कि यार इतने बड़े बड़े आईपीओ उनकी जीएमपी आधी रह गई, वो लिस्ट हुए, कहीं तो डिस्काउंट पे, मुथूट डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, उसके बावजूद इसकी 0% जीएमपी पे डिस्काउंट पे लिस्ट नहीं हुआ। मतलब कुछ तो है, कुछ तो इसके अंदर कहता ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वो वाली चीज़ थी, तो मेरे को लगा यार मतलब क्या ही है, मेरे को लगा एक बार को कि भाई मैं इसको उठा लेता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ प्योरली गट बेसिस पे। मैंने इसके फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा फॉलो नहीं किए, मुझे इस कंपनी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं, प्योरली गट बेसिस पे, और इसके ऊपर अपर सर्किट लग गया तो मैंने इसको नहीं उठाया क्योंकि सिर्फ अगर आप अपने दिल की सुनोगे तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता कि दिमाग भी लगाना पड़ता है आपको। तो कोई बात नहीं यार, लग गया तो लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरबीजेड ज्वेलर्स को अवॉइड करो, अगर आ गया तो ठीक है एंजॉय करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो 2 आईपीओ हैं जो लिस्ट होने में है। आजाद इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली इसका भी अलॉटमेंट मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर ये 15-20 या 30% के ऊपर लिस्ट होता है तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूं। रीजन मैंने आपको बताया था, डिफेंस के अंदर मेरे पास जो है कोई भी शेयर नहीं है, तो मेरे को 2 शेयर चाहिए थे। तो हैप्पी फोर्जिंग एक हो गया, एक आजाद इंजीनियरिंग जो है मैं रखना चाहूंगा। 30% के अराउंड लिस्ट होता है तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर बाइंग करूंगा, और इससे ज़्यादा होता है तो फिर देखेंगे उस हिसाब से क्या बनता है। मैं एक बार अपडेट कर दूंगा, अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है इनोवा कैपटैब। इसका अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है, मेरे को पता नहीं मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, बट कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर ये 30-40% से ज़्यादा मुझे डिसेंट लिस्टिंग गेन दे देता है तो मैं निकाल दूंगा इसको। अगर ये मेरे को 15-20% के अराउंड लिस्टिंग गेन देता है तो मैं डिपेंड करता है, अगर वो वाला हूँ जो लिस्टिंग गेन करके लेके निकल जाऊँ तो मैं निकल जाऊँगा। अगर मैं वो वाला हूँ जो अफोर्ड कर सकता है आईपीओ को होल्ड करना, जिसके पास फंड्स है आगे जाके और आईपीओस के लिए, तो कोई इशू नहीं है, आप जो है इसको होल्ड कर सकते हो थोड़े अमाउंट इसको बढ़ने के लिए। दोस्तों लास्ट में जो है मैं डॉम्स और इंडिया शेल्टर की बात करना चाहूँगा। डॉम्स जो है ऑलरेडी इसने काफ़ी अच्छी लिस्टिंग दे दी थी, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए थे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको निकल जाना चाहिए। अगर आप सच में सेक्टर में इस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, ये आपका कॉल है। इंडिया शेल्टर की बात करें तो वही फाइनेंस वाली कंपनी है, आपकी इच्छा है आप रखना चाहो या नहीं रखना चाहो। फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप फाइनेंस के अंदर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये जो है आपको एकदम सही रेट पर अभी मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा आपको कोई अच्छी इतनी ज़्यादा लिस्टिंग गेन तो देखने को मिले नहीं है, तो आप जो है इसको होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास ये ऑप्शन है। अगेन बात वही आ जाती है कि आप इन्वेस्टर हो या फिर सिर्फ आईपीओ वाले हो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो है केवल आईपीओ से मतलब है, उनको वो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस लेके जो भी होता है तो बुक कर लेते हो, तो उनको मैं यही कहूँगा कि यार बुक कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ऐसे हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके पास फाइनेंस के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। इसके अंदर मुथूट माइक्रो फाइनेंस और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। मतलब बात यही हो जाती है ना कि यार इस सेक्टर के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं ना कि सबको एनालाइज करेंगे तो फिर आपको और भी इससे बेटर कंपनियां मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है या फिर आप सोच रहे हो तो आप इसको भी ले सकते हो, ऐसा कोई बुरा शेयर नहीं है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपके सभी शेयर्स के डाउट जो है वो खत्म हो गए होंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और किसी के पास आईपीओ आया तो उसके साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद जो है ज़्यादा टेंशन होने लग गई है। तो बाय, मिलते हैं, जय हिंद।